आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो जितना भी टाइम आपको एसईएस के लिए मिला है, अभी हाल ही में एसईएस का नोटिफिकेशन आया है, उसमें आप किस तरीके से अपना एक स्टडी प्लान बना सकते हैं। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक जो है यही है। इसको मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम की जो डेट है उसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लें कि हाँ 26 नवंबर की एग्ज़ाम की डेट है, जिसके तहत अगर आप देखें अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, नवंबर के भी लगभग एंड में है पेपर, तो आपके पास बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है जिसके अंतर्गत आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट आप देखेंगे 83 है, यानी अच्छी खासी है। यही आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। तो चलिए आज का जो है स्टडी प्लान इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम तीनों जो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको देख करके करेंगे। ठीक है, एक जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टडीज कर रहे हैं, ना वो जॉब में है ना ही उनको घर के कुछ काम करने हैं। उसके बाद दूसरा हो गया जो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद तीसरे ऐसे पर्सन हो गए जो कि हाउस वाइफ है, जो सिर्फ क्या है घर पर रहती हैं और उनके पास घर के काम के अलावा पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो हम तीनों टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बातें करेंगे एंड में। सबसे पहले तो यहाँ पर जो जनरल डिस्कशन है वो कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो नॉन टेक और टेक को मिला करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, टेक से 150 और नॉन टेक से 150, यानी कि अगर आप टोटल मार्किंग देखेंगे 150 ऐड करके ये 600 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। ठीक है, 600 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसके अंतर्गत नॉन टेक का एक पेपर है और टेक्निकल का एक पेपर है। तो देखते हैं आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, उस हिसाब से आप जो है अपनी स्टडी की जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या पढ़ना शुरू कर दिए हैं और जिन लोगों ने नहीं शुरू किया है उनके लिए ये स्टडी प्लान हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर नॉन टेक सब्जेक्ट्स को देख लीजिए कि नॉन टेक के अंतर्गत आपको मेनली पढ़ना क्या है। इस वीडियो के थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या क्या सिलेबस में है जिसको कि आपको कवर करना है। तो जैसे अगर आप नॉन टेक की बात करेंगे तो ये भी आपका 150 मार्क्स का है और ये भी आपका 150 क्वेश्चंस का है। ठीक है, 150 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको अपनी एक्यूरेसी का जो ध्यान है वो रखना पड़ेगा, एक्यूरेसी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर नॉन टेक का डिस्कस करेंगे। नॉन टेक का करने के बाद फिर हम यहाँ पर टेक्निकल का देखेंगे। तो अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है, हिस्ट्री से लेकर के इकोनॉमिक सर्वे तक, इसको कंप्लीट करने में लगभग 60 डेज का टाइम लगता है, 60 to 70 डेज का। तो आपको ये चीज़ पहले देख लेते हैं टाइम आपके पास कितना है। टाइम अगर आप देखेंगे, आज की डेट है 8 अक्टूबर, तो हम कल से कैलकुलेट करेंगे। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं आपको ये स्टडी प्लान बना करके दे रही हूँ तो आप कल से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कल जो है 9 अगस्त, तो अगर आप अगस्त में देखेंगे तो लगभग आपके पास 23 डेज बाकी हैं। उसके बाद अगस्त के बाद आप सितंबर को मिला लीजिए, सितंबर अक्टूबर को आप मिलाएंगे 31। उसके बाद नवंबर में ऐसा तो नहीं है आप 21 तारीख तक पढ़ते रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको उसमें 10 डेज का लेना है। ठीक है, ताकि कभी ऐसा हो गया मान लो दिवाली है नहीं पढ़ पाए, कुछ धनतेरस मनाते रहे, तो उस वजह से थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके कम से कम आपको 10 नवंबर तक अपना सिलेबस जो है वो खत्म करना है। तो टोटल अगर आप इसको काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 41, और उसके अलावा ये सब देखेंगे तो टोटल 94 डेज आपको मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। तो इन 94 डेज में हम देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट को वेटेज वाइज कितना उसमें डेज देना चाहिए। फिर उसके बाद लास्टली हम दिन का जो होता है शेड्यूल उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ जीएस में आप देखेंगे हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं छत्तीसगढ़ जीएस में। तो आपको यहाँ पर हम ऐसे लोगों को लेकर के चल रहे हैं जिनको कि बिल्कुल अभी जीरो नॉलेज है, उनको अभी तक नॉन टेक का समझ लीजिए जीरो नॉलेज है, उस हिसाब से हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात करेंगे। तो अगर हिस्ट्री के लिए अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसके लिए टाइम दे सकते हैं 12 डेज, कितना 12 डेज, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस लगभग एक ही बराबर है। तो इन दोनों के लिए क्या है, आपको 12-12 दिनों का समय जो है वो देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप 12 डेज हो गया, उसके बाद फाइनली यहाँ पर आप इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें 16 चैप्टर्स होते हैं लेकिन लास्ट के और बीच के कुछ चैप्टर्स छोटे हैं, तो इसको आपको 8 डेज में कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आप अगर पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में आपको नगरीय निकाय, पंचायती राज और जो कुछ लोकसभा के सीट कितने हैं, राज्यसभा के सीट कितने हैं, जो छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट में पॉलिटी है वो थोड़ी बहुत कवर करनी होती है। तो पॉलिटी में आप देखेंगे तो इसको 6 डेज लेकर के चल लीजिए। मतलब कि जैसे 3 हो गया पंचायती राज के लिए, 3 नगरीय निकाय के लिए, और वो तो बहुत थोड़ा पार्ट है तो वो इसी में एडजस्ट हो जाएगा, तो इसको आप 6 डेज लेकर के चल सकते हैं। कल्चर वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी देना है, और इसके लिए आप सबसे ज़्यादा मतलब 15 डेज, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप एक बार पढ़े, जैसे हिस्ट्री वगैरह में क्या होता है, एक बार पढ़ने से आपको अगर क्लियर हो गई ये चीज़ें तो आपको याद हो जाता है, लेकिन कल्चर में क्या है, आपको ट्रिक्स वगैरह से बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, तो इसमें क्या है, थोड़ा ज़्यादा टाइम हम देंगे, इसको प्रायोरिटी देना है। अब यहाँ पर करंट अफेयर के लिए हम कोई डेज नहीं लेंगे, क्योंकि इसके लिए आप जो मंथली कंपाइलेशन होता है, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत चैनल्स पे अवेलेबल है वीडियो सीरीज, तो आप करंट अफेयर देखना स्टार्ट करिए। करंट अफेयर क्या होता है कि इसको आप कभी भी, मतलब जब भी आपका फ्री टाइम है, जब भी आपने ब्रेक लिया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। ऐसा तो नहीं है कि ये स्टैटिक जीके नहीं है, इसलिए इसको आप कभी भी देखेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग ही लगेगा। बाकी ये जो पूरा स्टैटिक जीके है, ठीक है, स्टैटिक यानी कि ये तो जो आपने पढ़ लिया वही है। इसको हम स्टैटिक जीके इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये तो बदलता रहता है, ठीक है। तो ये जितना भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है इसको आप इस हिसाब से करिएगा, और जो करंट अफेयर है उसको आप जब भी दिन में फ्री होते हैं, चाहे मॉर्निंग में, चाहे नाइट में, इवनिंग में, उस टाइम आप करंट अफेयर को साथ साथ में रेगुलरली करते रहिए, क्योंकि इसको अगर आप एक बार में सोचेंगे 15 दिन में पढ़ के खत्म कर लेते तो बहुत बोरिंग हो जाएगा और बहुत हेक्टिक भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप साथ साथ में करते जाइएगा। अगर आप इसके लिए टोटल नंबर ऑफ डेज देखेंगे तो इन सबको अगर आप काउंट करेंगे तो 53-54 आसपास आएगा, ठीक है। ये हो गया 24 के बाद आप 6 ऐड करेंगे 30, ठीक है। इन सबको आप टोटल देखेंगे तो 53 डेज आसपास है। तो उसको आप अप्रोक्सीमेट करके 60 डेज कर लीजिए, यानी कि 60 डेज के अंतर्गत आपको अपना छत्तीसगढ़ कंप्लीट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर इंडिया जीएस की बात करते हैं। इंडिया जीएस में जो सब्जेक्ट्स अगर आप देखते हैं, इंडियन हिस्ट्री जैसे हम क्लास लेते हैं तो उसमें क्या होता है, लगभग 40 दिन का टाइम लगता है कंप्लीट करवाने में। लेकिन आप क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि अगर आप हिस्ट्री को 40 दिन तक पढ़ते रहेंगे तो फिर आपके बाकी सब्जेक्ट्स कैसे कंप्लीट होंगे। इसलिए आपको क्या है कि आपको मेहनत करनी है यहाँ पे, और कम से कम हिस्ट्री को 40 दिन है तो कम से कम इसको आप 20 दिन में कंप्लीट करिए, क्योंकि वैसे भी आप यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू वाले पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। आपको एकदम डीप में मेंस की तरह नहीं पढ़ना है, एकदम ज़्यादा हर चीज़ को डीप में नहीं पढ़ना है, तो आप 20 डेज में इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए 12 डेज का आपको टाइम देना चाहिए, ठीक है। इसके अंतर्गत जितने भी एग्रीकल्चर है, मिनरल है, इंडस्ट्री है, इंडिया लेवल के, वो सब चीज़ें आप अच्छे से 12 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी भी काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए भी 20 डेज का टाइम जो है वो आपको श्योर देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और यहाँ से भी ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमी से कम क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इकोनॉमी को आप 8 डेज का टाइम दे सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसको और कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर इन्वायरमेंट को आप देखिए। इन्वायरमेंट अगर आप देखेंगे तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपके लिए इन्वायरमेंट एंड साइंस क्या है, अगर आपने स्कूलिंग अच्छे से आपने की हुई है तो आप आराम से इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो ये हो गया 5 डेज। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो साइंस के लिए भी आपको 5 डेज, और ये आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी आप इसको 5 डेज, ये तीनों को 5-5 डेज में आप कर सकते हैं। तो इन सब का अगर आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 75 डेज आसपास आता है। तो यानी आपको ये जो सोचना है कि 75 to 80 डेज, ठीक है, इतने में इंडिया जीएस का सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्या है, मैं आपको मिनिमम टाइम बता रही हूँ, ठीक है, मिनिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम अगर आप चाहें तो इसको 1 साल 2 साल जितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एज ए एजुकेटर जितना सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में टाइम लगता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का पार्ट है, इसको अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपने 11th-12th में मैथ्स लिया तो आपका ये बहुत जल्दी हो जाएगा, सोचेंगे तो आप 10 दिन में भी हो जाएगा। इसके लिए आपको जो मिनिमम टाइम है वो लगभग दोनों को मिला करके 15 से 20 दिन का टाइम देना है। तो उसको आप, अगर आपका वीक है तो आप 20 ले लीजिए, अदरवाइज 15 डेज का टाइम इसमें आप ले लीजिए।
ठीक है। तो इतना आपका नॉन टेक का हो गया कि आपको एक सब्जेक्ट के पीछे इतने डेज कम से कम देने चाहिए। पहले हम डेज देख ले रहे हैं, फिर लास्ट में हम स्टडी प्लान बनाएंगे कि आप किस तरीके से दिन के इस टाइम में, दिन के इस टाइम में आपको पढ़ना है। तो चलिए अब इसके बाद हम नॉन टेक के सब्जेक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, हम टेक्निकल पर आते हैं। टेक्निकल पर आप देखेंगे तो ये चार जो ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ के फेवरेट होते हैं, कुछ को एकदम नहीं पसंद आते हैं। तो इसमें आपको अपनी कन्वीनियंस देखनी है कि जैसे अगर आपको इन सब सब्जेक्ट से दिक्कत है तो आपको जो ये आगे के चार सब्जेक्ट्स है इनको अच्छे से अपना करना पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं है, तो आप इन चार पे फोकस करो और इन दोनों में से आपको चाहो तो दोनों को ही करो, लेकिन मैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ जो कि एवरेज स्टूडेंट है। बाकी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो तो सब कर लेंगे, और जो ये सबका अपना अपना पर्सनल है। चलिए, तो यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे इन दोनों को आपको लगभग 12 दिन में, इसको आप सोच रहे होंगे अरे 12 दिन में कैसे हो जाएंगे। 12 दिन में इसलिए क्योंकि मॉस में और स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो बहुत सिमिलरिटी है, जैसे कि SFD PMD और टॉपिक तो लगभग कॉमन है। तो इन दोनों को मिला करके आपको जैसे अगर आपको आता है तो इसको 6 डेज में कर लिया, इसको 6 में कर लिया, या अदरवाइज इसके लिए 8 ले लिया और इसके लिए ऐसे आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 डेज आपको मिनिमम 12 डेज देना है। आप मैक्सिमम तो कितने भी दे सकते हैं। जितने भी डेज मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आप इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे कि आपको, क्योंकि मुझे हर किसी की वीकनेस और स्ट्रेंथ नहीं पता, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है तो मैं इसको कम डेज में कर लूंगा, और मेरा ये सब्जेक्ट अगर वीक है तो मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ये 12 डेज इन दोनों को भी, इसमें आप देखेंगे तो RCC जो है ये इम्पॉर्टेंट भी ज़्यादा है, इसका सिलेबस भी ज़्यादा है, तो इसमें आपको ज़्यादा देना है। जैसे कि मान लीजिए 8 और 4 में आपने डिवाइड कर लिया, ठीक है, जिस हिसाब से भी आपको लगे, पर इन दोनों दोनों सब्जेक्ट्स को आपको कम से कम 12 डेज में कंप्लीट करना है। उसके बाद इन दोनों को मिला करके आपका लगभग 24 to 25 में ये चार न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब उसके बाद जियोटेक, इन्वायरमेंट एंड इसमें आएंगे आप इन सब सब्जेक्ट्स में। तो जियोटेक में फाउंडेशन वाला भी आता है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, तो लगभग इसको आपको 15 से 20 दिन का टाइम देना है। उसके बाद इन्वायरमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कम से कम 15 डेज का टाइम देना है। फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे वेस्ट वाटर का भी आ जाता है, तो ये कम से कम काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत भी आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत भी मशीन वाला पार्ट है, इसीलिए इसको भी 15 डेज देना है। और टी है, ये काफ़ी अच्छा प्यारा सब्जेक्ट है, तो इसमें 10 डेज का टाइम सफिशिएंट है। इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बाकी के कंपेयर में कम है, 10 से भी आप कम दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और ये जो सर्वे है इसको आपको 5 डेज का टाइमिंग देना है, क्योंकि ये जो 5 सब्जेक्ट है यहाँ से काफ़ी इन लोगों का वेटेज बहुत हाई है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना है। तो ये देखेंगे तो 15 15 15 और ये 15, तो ये हो गया पूरा आपका 60 डेज। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो 60 और ये हो गया आपका 24, तो ये आपका 84 डेज तो ऐसे ही हो गया। अब 84 के बाद आपके पास कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ 10 डेज। ठीक है, 94 का आपके पास टोटल डेज का टाइमिंग है, तो इसमें आप 10 डेज को जब आप डिवाइड करते हैं तो समझ लीजिए 2 दिन इसके लिए, 2 दिन इसके लिए, मतलब 4 इसको मिल गया, और आपके पास कितने दिन बचे, 6 दिन बचे हैं, तो 3 इसको कर दीजिए और 3 इसको, तो कुल मिला करके आपका ये लास्ट का 10 डेज इनको आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जनरल स्टूडेंट की बात करें जो कि एवरेज स्टूडेंट है, बाकी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जितना जिस सब्जेक्ट का सिलेबस है उस हिसाब से मैं आपको टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर बता रही हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर ये हो गया, आपने नंबर ऑफ डेज डिसाइड कर लिया। अब आपको सोचना है कि दिन में आपके पास पढ़ने के लिए कितना टाइम मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप मॉर्निंग पर्सन है, या फिर हो सकता है कि आप नाइट आउल है, कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आप अपना स्टडी प्लान प्रिपेयर करिए कि आपको हर दिन में कितने घंटे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक स्टूडेंट है कि जैसे कि आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, घर के काम भी आपको नहीं करने पड़ते हैं, तो कुल मिलाकर के अगर आप एक ऑन एन एवरेज अगर आप देखते हैं तो आपको 8 to 9 आवर्स जो है वो पढ़ने के लिए आराम से मिल जाते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं। उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि एक वर्किंग ऑफिशियल है, यानी कि आप मान लीजिए जॉब करते हैं 9 to 5, तो आप मॉर्निंग में 2 आवर्स निकाल सकते हैं और इवनिंग में आप 3 आवर्स निकाल सकते हैं, यानी आपको लगभग
5 आवर्स का टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, और इससे कम भी मिल सकता है, इसको 5 या फिर आप 3 आवर्स भी लेकर के चल सकते हैं। अगर आप फिर एक हाउसवाइफ हैं तो ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि हाउसवाइफ क्या प्रिपेयर करती हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है हाउसवाइफ भी हैं, तो ये चीज़ होती है। इनको अगर आप देखेंगे तो जनरली आफ्टरनून में टाइम मिल जाता है, तो ये भी अपना जो टाइम है लगभग 5 आवर्स या फिर 3 आवर्स ये टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस हिसाब से ही हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे आप अगर यहाँ पे 9 आवर्स 8 आवर्स का लेते हैं तो आपको कम से कम 3 आवर्स का ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 आवर्स नहीं, इसमें आपको क्या करना है कि दिन में जो 4 घंटे हैं वो आपको टेक्निकल को देना है, क्योंकि टेक्निकल क्या है कि बहुत ही मेन पार्ट है। अगर आप इसका पेपर दे रहे हैं तो आपको इंटरव्यू से लेकर के हर चीज़ में टेक्निकल ही पूछा जाएगा। नॉन टेक तो ऐसा है कि जैसे समझ लीजिए उसका भी वेटेज सेम है, बट वो एज अ फॉर्मेलिटी है। तो आपको 4 घंटे इसको देना है, उसके बाद जो 2 घंटे और ये 2 घंटे, ठीक है, 1 घंटे, 1 घंटे आपको सीजी पढ़ना है, सीजी जी के। उसके अलावा यहाँ पर 2 घंटे आप देखेंगे तो ये इंडिया जीएस पढ़ना है, 4 2 6 और 1 7, ये 7 आवर्स कम से कम आपको ये पढ़ना है। और आपका जो आगे का 8वां आवर्स है उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 4 आवर्स आपको दिन में टेक्निकल, और उसके बाद 2 आवर्स और 1 आवर इसको आपको सीजी को टाइम देना है, और 2 आवर्स जो है आपका इंडिया जीएस का सब्जेक्ट देना है। ठीक है, इसको आप 2 से 3 घंटे भी कर सकते हैं, क्योंकि वेटेज देखिए 50-50-50 का है। तो आप सीजी और एप्टीट्यूड वाले को बहुत प्रायोरिटी में रखना है। ठीक है, सीजी और एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को। उसके बाद अगर आप वर्किंग ऑफिशियल हैं तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि जैसे 5 आवर्स आपको मिल रहे हैं, तो इसमें कम से कम 3 आवर्स जो है वो आप टेक्निकल को दीजिए। उसके बाद 1 आवर्स जो है, और ये 1 आवर है, तो ये हो गया आपका सीजी के लिए, और ये हो गया आपका ये जो इंडिया जीएस है इसके लिए। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया जीएस ऐसे कर रहे हैं तो 20 दिन में कैसे कंप्लीट होगा। आपको जो आपका संडे का दिन मिलता है उस दिन आपको पूरा वीक भर का जो पेंडिंग वर्क है आपको उसमें कंप्लीट करना है। और आप जो स्टूडेंट्स हैं ये संडे के दिन आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, संडे के दिन अपना कोई स्टडी प्लान नहीं बनाइएगा, इस दिन आप अपना पूरा जो पेंडिंग काम है, ठीक है, जैसे सभी लोग क्या है संडे के दिन, जैसे आज भी संडे है तो पूरा पेंडिंग वर्क क्या है कंप्लीट किया जाता है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। और जो हाउस वाइफ भी हैं इनके लिए भी सेम, इन लोगों के लिए प्लान क्या है लगभग सेम होगा। तो इसमें जैसे कि आप अगर हम टाइम की बात करें तो जैसे जो मॉर्निंग पर्सन है जो कि जल्दी उठते हैं, सुबह टाइम क्या होता है कि अगर आप सुबह सुबह ही एकदम सॉल्व करने बैठ गए, जैसे कि आप मॉस के न्यूमेरिकल्स पूरे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, तो वो क्या है सही नहीं। सुबह टाइम आपका दिमाग क्या है फ्रेश होता है, तो मॉर्निंग टाइम आपको कम से कम कुछ याद करने वाली चीज़ें, कुछ समझने वाली चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो मॉर्निंग में आपको आप ऐसे कर सकते हैं कि सीजीजीएस का आज आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, मतलब जो भी आपको आज ने अपने टॉपिक डिसाइड किया मॉर्निंग में कर लिया। फिर उसके बाद जो आफ्टरनून का टाइम होता है उसमें पूरा आप टेक्निकल जो भी आपने डिसाइड किया 4 आवर्स 5 आवर्स आपने उसमें टेक्निकल कर लिया। अब उसके बाद जो इवनिंग का टाइम होता है यानी कि 7 PM से ले करके जो 10-11 PM तक टाइम होता है उसमें आपने इंडिया जीएस का जो भी पार्ट है वो आपने कर लिया। तो इस हिसाब से आपको अपना टाइम शेड्यूल जो है वो तैयार करना चाहिए कि जैसे अगर दिन का जो भी टाइम है, हाँ इतने से इतने टाइम में ये रहेगा, और उस हिसाब से आप पूरा 10 नवंबर तक का बना लीजिए। एक डायरी में बना करके आपने लिख लिया, फिर जो जो दिया है फिर आप उसको टिक मारते जाइए कि हाँ इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी प्रॉपर टाइम है, लेकिन जो वर्किंग ऑफिशियल्स हैं आपको संडे के दिन ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये पूरा जो स्टडी प्लान हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया है पसंद आया होगा। बाकी आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर जो है एक सेपरेट प्लेलिस्ट असिस्टेंट इंजीनियर के उससे बनाई जाएगी, जिसके तहत इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको कौन कौन से बुक, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले हैं जिनको की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।